Hello friends, welcome you all to your YouTube channel Study with Ru. आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स चैप्टर में आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है मैक्सिमल आइडियल। वैसे आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी डेफिनेशन कुछ किस तरीके की हो सकती है। ठीक है, आपके पास नाम में क्या है, मैक्सिमल आइडियल। सबसे पहली बात तो ये एक आइडियल होगी, और आइडियल्स में कौन सी आइडियल होगी, जो मैक्सिमम हो। लाइक अगर मैं आपको एज एन एग्जाम्पल, अगर हम वैसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो देखो, मान लो कि मेरे पास है ना 3 आइडियल हैं। ठीक है, S1, S2 और S3। मान लो पहली आइडियल मेरी है, मैं नंबर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसको आप वैसे मत लें। तो मैक्सिमल आइडियल का वैसे मीनिंग बता रही हूँ कि मान लो ये आपके पास है 10, ये है 11 एंड ये है 13। तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी या जो सबसे बड़ी आइडियल होगी, वही हमारी मैक्सिमल आइडियल होती है। तो इस केस में ये कौन है, 13 है। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर मूव करते हैं। देखो, एन आइडियल एस ऑफ अ रिंग आर, कोई एक रिंग है आर, उसके पास एक आइडियल है एस। इस एस आइडियल को इज कॉल्ड मैक्सिमल। मैं इस एस को मैक्सिमल आइडियल कब कहूँगी, इसके लिए मेरे पास है 2 कंडीशंस, और वो 2 कंडीशंस क्या है। इसको मैक्सिमल आइडियल बनने के लिए 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी? पहली कंडीशन तो ये है कि ये एस आर के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा, S इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन R। सिंपली सीधा मतलब अगर हम कहें तो S को R में कंटेन होना पड़ेगा, लेकिन ये वाली कंडीशन जो है वो ये इक्वल वाली, ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी आइडियल्स जैसे मैं आपको बाद में एग्जांपल दे दूँ सेकंड कंडीशन के बाद। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होती है कि मान लो मेरे पास कोई एक और एस डैश करके कोई दूसरी एक और आइडियल है। ठीक है, और ये आइडियल क्या होनी चाहिए, सबसेट ऑफ दिस एस। ठीक है, कोई एस डैश एक और आइडियल है जो इसकी या तो सबसेट है या फिर ये खुद है, मतलब सबसेट इक्वल टू। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या होगा, आइदर एस डैश इज इक्वल्स टू एस। ये कब पॉसिबल है, कोई एस डैश इज इसका सबसेट, ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, इसमें 2 चीज़ें होगी। या तो ये एस डैश एस ही होगा, या फिर और लिख के मैं यहाँ पर लिखूँगी कि एस डैश इज इक्वल्स टू आर। ऐसी कंडीशन सिर्फ ऐसे पॉसिबल है। किस तरीके से, अब सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमल आइडियल समझाती हूँ विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर किया था, फील्ड का एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास कोई एक एफ फील्ड है। ठीक है, मेरे पास एक फील्ड है एफ। अब हमने पढ़ा कि एक फील्ड के पास सिर्फ 2 ही आइडियल्स पॉसिबल होती हैं, और वो 2 आइडियल होती हैं, एक तो वो फील्ड खुद और दूसरा होता है नल आइडियल। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस फील्ड के लिए मैक्सिमल आइडियल क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा। तो देखो, क्या एफ मैक्सिमल आइडियल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पहली कंडीशन में हमारे पास क्या था कि आपका आइडियल उस रिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर तो हमारी रिंग ही दे रखी है। रिंग यहाँ पर क्या है, आपका फील्ड ही तो रिंग है, ये फील्ड, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपकी मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि नल आइडियल इज़ अ मैक्सिमल आइडियल इन केस ऑफ अ फील्ड। ये आपका एक क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है, ये आपके नोट में भी गिवन है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि मैक्सिमल आइडियल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो एक ऐसी आइडियल जो सारी आइडियल्स में से सबसे मैक्सिमम या सबसे बड़ी होती है, उसको हम मैक्सिमल आइडियल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक डेफिनेशन आती है आपके पास, प्राइम आइडियल। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है दैट इज़ प्राइम आइडियल। अब प्राइम आइडियल किसको कहेंगे? अब आइडियल है और प्राइम होनी चाहिए। प्राइम वर्ड का मीनिंग आई थिंक आप अच्छे से समझते हो क्या होता है। तो सिंपल और स्पष्ट बात इसकी क्या है कि एन आइडियल एस, कोई एक आइडियल है एस ऑफ अ रिंग आर, किसी रिंग आर की एक आइडियल एस। इस आइडियल एस को मैं
इज कॉल्ड, ये प्राइम आइडियल कब कही जाएगी, इज कॉल्ड प्राइम आइडियल। इसको मैं प्राइम आइडियल कब कहूँगी, जब ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास S1 और S2 दो आइडियल्स हो जाएं, एंड लिखूंगी मैं यहाँ, S1 और S2 दो आइडियल्स हो जाएं, और ये आइडियल्स किस तरीके से कि सच दैट जब मैं इनका प्रोडक्ट करूँ, यानी कि S1 इंटू S2 निकालूँ, तो ये सबसेट इक्वल टू S होना चाहिए। अगर ऐसा हो देन क्या होगा, या तो S1 इज़ अ सबसेट ऑफ S, या फिर S2 इज़ ए सबसेट ऑफ S। देखो कैसे, मैं किसी आइडियल S को किसी रिंग R का प्राइम आइडियल तब कहूँगी जब उसी रिंग के दो आइडियल्स S1 और S2 का प्रोडक्ट करने पर वो हमेशा एक सबसेट इक्वल टू S बनते हों। ऐसे केस में या तो ये S1 S में कंटेन करना चाहिए या फिर S2 S में कंटेन करना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं प्राइम आइडियल। इसी की एक और डेफिनेशन अल्टरनेटिवली, दूसरी एक और डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। उस डेफिनेशन में क्या कहा है कि मैं S को रिंग R का प्राइम आइडियल तब कहूँगी अगर A इंटू बी, A क्रॉस B जो है वो S से बिलोंग करता है। तो इफ़ ऐसा है देन क्या होगा, या तो A S में होगा या फिर B S में होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो कि क्या कहता है कि किसी आइडियल S को मैं किसी रिंग R की प्राइम आइडियल तब कहूँगी अगर उसी रिंग के दो आइडियल्स का प्रोडक्ट करने पर वो सबसेट हो S का। ऐसी कंडीशन में या तो S1 S में कंटेन करेगा या फिर S2 S में कंटेन कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइम आइडियल। इसके बाद एक इसी का ही एक सब पार्ट ले लो या कुछ भी कह लो, एक और डेफिनेशन आती है आपके पास आपकी बुक में, दैट इज़ सेमी प्राइम आइडियल। सेमी का मतलब तो आप जानते ही हैं, हाफ। तो इस केस में क्या होता है, सेमी प्राइम आइडियल में क्या होता है कि किसी आइडियल S को ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग, इसको मैं सेमी प्राइम आइडियल कब कहूँगी, यानी कि S आइडियल को मैं ऑफ R इज़ कॉल्ड सेमी प्राइम आइडियल। वो सेमी प्राइम आइडियल कब कही जाएगी, जब आपका A स्क्वायर बिलोंग करे आपके इस S को, और अगर ऐसा है देन क्या होगा, जो आपका A है वो S में ही कंटेन होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसको अगर आप सेमी प्राइम आइडियल से एक बार मैं यहाँ पर आपको एक बार लेकर जाना चाहूँगी। मान लो आपके पास क्या था, A स्क्वायर था ना, ठीक है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ A इंटू A बिलोंग्स टू S, तो कुछ चेंज हुआ। ठीक है, तो अगर आप यही वाली डेफिनेशन यहाँ लगाना चाहो, ठीक है, तो A आपका S में जाना चाहिए और A आपका S में जाना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि A स्क्वायर अगर आ रहा है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर बिलोंग्स टू S है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये बात कर रहा है कि 2 जो है वो S में जाएगा। सिंपल, ये बात आपको यहाँ कहना चाहता है। तो सेमी प्राइम आइडियल और डेफिनेशन थी छोटी सी, बहुत आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपके रिमार्क में एक बात कही गई है कि एवरी प्राइम आइडियल इज़ अ सेमी प्राइम आइडियल। हर वो प्राइम आइडियल को हम सेमी प्राइम आइडियल कहते हैं। हर एक प्राइम आइडियल सेमी प्राइम आइडियल होती है, ये याद रखो। ठीक है, अब देखो, अब हम इसी चैप्टर की जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करी थी, उसके बाद आज की जो थ्योरम है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जिसको हम 3 स्टार में रखते हैं हमेशा, वो थ्योरम है ये। तो आपके थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, एन आइडियल ऑफ अ रिंग ऑफ इंटीजर्स इज मैक्सिमल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। क्लियर है? देखिए, स्टेटमेंट में आपसे ये कहा गया है कि मेरे पास एक इंटीजर्स की रिंग है, उसकी आइडियल जो है वो मैक्सिमल होगी। ठीक है, उसकी उस आइडियल को मैक्सिमल आइडियल कहा जाएगा जो किसी प्राइम इंटीजर से जनरेट हो। ठीक है,
और दूसरा इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या होता है, दूसरा भी उसका उल्टा भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसी आइडियल है जो किसी प्राइम इंटीजर से जनरेट होती है, तो वो मैक्सिमल आइडियल होगी। और वहाँ पर रिंग की कंडीशन इसने क्या कहा है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जैसे हमने लास्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो करी थी उसमें भी आपको रिंग ऑफ इंटीजर्स पे ही पूछा गया था, यहाँ पे भी हम रिंग ऑफ इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक रिंग ऑफ इंटीजर्स है, तो हम वही लेट करेंगे। तो लेट इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता है। रिंग के अंदर आपके पास दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप रिंग को दिखाओगे तो इस ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से डिनोट करोगे आप इसको। तो दिस इज़ अ रिंग ऑफ इंटीजर्स, बी अ रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये आपकी रिंग ऑफ इंटीजर्स होगी। ठीक है, नाउ और इसी के साथ मैं लेट कर क्या करूँगी कि ये आपकी रिंग ऑफ इंटीजर्स है। उसके बाद आपको एक आइडियल चाहिए होगी, तो मैंने कहा कि एंड एस बी एन आइडियल ऑफ z। और मेरी एक आइडियल है s, जो क्या है z की एक आइडियल है। अब देखिए, आपने जो लास्ट थ्योरम करी थी उसमें आपने क्या प्रूव किया था कि z जो है, जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है, वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। आपने ये प्रूव किया था कि वी नो दैट z is a principal ideal ring। ये आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। मैं आपको एक बार स्टेटमेंट दिखा देती हूँ उस थ्योरम की। हियर क्या थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमने लास्ट वीडियो में की थी कि द रिंग ऑफ इंटीजर्स, जो आपकी रिंग ऑफ इंटीजर्स थी, दिस वन इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। यही आपने यहाँ पर यूज़ किया है इस थ्योरम का। ठीक है, तो वी नो दैट z इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब आपको पता है कि जो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है उसकी आइडियल कौन सी आइडियल होती है, प्रिंसिपल आइडियल होती है। सो दिस मीन्स कि s क्या होगी हमारे पास, इसका क्या मतलब हुआ, z के प्रिंसिपल आइडियल होने का क्या मतलब हुआ कि s इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल। s क्या होगी, एक प्रिंसिपल आइडियल होगी। ठीक है, अब अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है इट मीन्स कि ये अपने किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगी। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है तो एंड टू बी जनरेटेड, और ये किसी ना किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी, जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। ये हम कैसे लिख रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल जो हमने की थी स्टार्टिंग में प्रिंसिपल आइडियल के कंसेप्ट को जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। तो सिंगल एलिमेंट से ये जनरेट होगा। ठीक है, उस सिंगल एलिमेंट को मैं मान लेती हूँ p। ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया है p। तो इसको अगर मैं वैसे लिखूँ तो ये क्या हो जाएगी कि s इज़ जनरेटेड बाय p। ठीक है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, ब्रैकेट्स में डाल सकते हो इस तरीके से, ये आपकी नोटेशन है। तो यहाँ से मैंने कहा कि z जो है वो मेरी प्रिंसिपल आइडियल रिंग थी। अगर ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग है तो इसकी जो आइडियल होगी वो भी एक प्रिंसिपल आइडियल होगी। प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन ये कहती है कि ये किसी ना किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा। उस एक एलिमेंट को मैंने नाम दे दिया है p। तो s जो है वो मेरा p से जनरेटेड है। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर कोई एलिमेंट p से जनरेट हो रहा है तो वो उसके मतलब p से जनरेट हो रहा है तो वो माइनस ऑफ p से भी जनरेट होगा। ये हमने लास्ट थ्योरम के अंदर क्लियर कर ली थी हमने अपनी बात को। तो यहाँ पर हम फिर से वही हम क्या लेके चलेंगे, अपने पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर चलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि s इज़ जनरेटेड बाय p वेयर p इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, p को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आगे हम क्या कह रहे हैं कि लेट p इज़ अ प्राइम इंटीजर। हमने लेट किया कि p क्या है, एक प्राइम इंटीजर है। ठीक है, हम क्या लेट करके चलेंगे यहाँ पर कि p क्या है, एक प्राइम इंटीजर है। हमारे पास ये क्वेश्चन था इफ़ एंड ओनली इफ़ के केस में हम क्या करते हैं, पहले हम एक मैक्सिमल आइडियल लेके चलते हम एक प्राइम इंटीजर लेके चलेंगे और उसको मैक्सिमल प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिमल लेके चलेंगे और प्राइम प्रूव करेंगे। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो हमारा इंटीजर था जिससे ये जनरेट हो रही है उसको हम प्राइम इंटीजर लेके चल रहे हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है,
हमने मान लिया कि जो ये p है जिससे ये जनरेट हो रही है आइडियल वो प्राइम इंटीजर है। उसके बाद मैंने कहा कि s डैश कोई एक दूसरी जो है वो आइडियल है z की, बी एस डैश बी एन आइडियल ऑफ z, ठीक है। s डैश कोई एक और जो है वो आइडियल है हमारे रिंग z की, ठीक है। सच दैट, ये कैसी कंडीशन लगाई है हमने एस डैश के ऊपर, सच दैट कि S इज़ अ सबसेट ऑफ S डैश एंड दिस इज़ अ सबसेट ऑफ Z, ऐसी हमने कंडीशन रखी। अब देखो, हमने कहा था कि Z क्या है, हमारी प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। अगर ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग है और S डैश इसकी कोई एक आइडियल है, तो वही बात है कि ये भी किसी ना किसी एक पॉजिटिव इंटीजर से जनरेट होगी, तो हम इसको भी हम मान लेते हैं कि ये किसी पॉजिटिव इंटीजर Q से जनरेट हो रही है। क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि इस वाली चीज़ यहाँ से हम ले रहे हैं कि S इज़ अ सबसेट ऑफ S डैश, क्लियर है। तो S किस से जनरेट हो रहा था, P से, ठीक है। और दिस इज़ अ सबसेट ऑफ S डैश किस से जनरेट हो रहा है, Q से, सॉरी G बना दिया, Q से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब P सबसेट है इसका, दैट मीन्स यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो ये आपका P होगा वो क्या होगा, Q के जो ये जनरेटेड सेट, G लिख रही हूँ मैं बार बार, सॉरी, यहाँ पे Q, यानी कि Q का जो जनरेटेड सेट होगा उसके अंदर एक एलिमेंट होगा P, ठीक है। और ये इससे जनरेटेड में बिलोंग हो रहा है, दैट मीन्स कि ये Q के मल्टीपल्स में कहीं आएगा P। इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखूँ तो P को मैं क्या लिख सकती हूँ, Q की टेबल में कहीं ना कहीं P आएगा। दैट मीन्स कि मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ कि मान लो कि Q की टेबल में N तक जब जा रही हूँ तो मेरा P बन रहा है, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू क्यू एन, जहाँ पर हमारे पास N क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अब देखो, हमने कहा था कि सिंस P इज़ अ प्राइम इंटीजर, P क्या था हमारे पास, एक प्राइम इंटीजर था, ये हमें गिवन जो हमने लेट किया था कि P इज़ अ प्राइम इंटीजर। एक बार फिर से एक इन शॉर्ट हम जल्दी जल्दी पढ़ने की बात कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास एक हमने S डैश एक और आइडियल माना था, Z क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल रिंग थी तो S डैश क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है तो ये किसी एक नंबर से जनरेट होगा, उसको हमने Q लिखा, ठीक है। इसके बाद ये वाली कंडीशन में से मैंने फर्स्ट पार्ट को उठा लिया, वो क्या था कि S इज़ अ सबसेट ऑफ S डैश, इसको मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ लिखा। S जो है वो P से जनरेटेड था, S डैश Q से जनरेटेड था। फिर इसके बाद P से जनरेटेड सेट इज़ अ सबसेट ऑफ Q से जनरेटेड सेट, इट मीन्स कि P जो है वो इस Q जनरेटेड सेट के अंदर कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि Q की टेबल में, जब मैं Q की टेबल गा रही थी तो N नंबर पे जाके मुझे P मिल जाता है, और वो N क्या है, आपका एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो आगे हम कह रहे हैं कि हमने क्या लेट किया था कि P जो है वो हमारा एक प्राइम इंटीजर है, ठीक है। अगर तो ये प्राइम इंटीजर है, प्राइम इंटीजर का मतलब क्या होता है कि या तो आइदर, या तो ये जो n है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर ये n क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राइम इंटीजर का मतलब ही ये होता है कि उसके पास क्या हो गया, आपके पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, 1 एंड वो नंबर खुद, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको 1 से करते हैं तो ये P के इक्वल आ पाएगा, या फिर इसको P का ही कोई मल्टीपल करने पर ये P के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ऐसा करने पर यानी कि n की दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, और वो कौन सी है, या तो ये 1 हो सकती है या फिर ये P हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसमें मैं n की जगह 1 पुट करती हूँ, 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा मेरे पास कि जो Q है वो क्या हो जाएगा, P के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं P पुट करती हूँ यहाँ पर, n की जगह अगर मैं P पुट करती हूँ तो उस केस में मेरे पास देखो, यहाँ पर P पुट किया, जैसे आपके पास क्या था, P इज इक्वल्स टू Q इंटू में n था, ठीक है। Q इंटू में n की जगह मैं P पुट कर देती हूँ, तो यहाँ से P से P कैंसिल होकर Q की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो या तो Q P होगा या फिर Q क्या होगा, 1 होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इस केस में अब हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो Q से जनरेटेड सेट था
वो P से जनरेटेड सेट के इक्वल आ गया। क्लियर है? इस वाली कंडीशन से अगर मैं देखूं तो Q क्या है, P के इक्वल है। इट मीन्स कि अगर मैं Q से जनरेटेड सेट लूं और P से जनरेटेड सेट लूं तो वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इस वाली कंडीशन से। और अगर इस वाली कंडीशन को लेके चलें तो इसका क्या मतलब हुआ कि Q से जो जनरेटेड सेट होगा वो 1 से जनरेटेड सेट के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, Q से जनरेटेड सेट हमारे पास क्या था, S डैश था, वो इक्वल हो जाएगा S के। और S डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 से जनरेटेड सेट का मतलब होता है इंटीजर्स का सेट। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी शायद, कि आपके पास अगर कोई रिंग होती है तो उस रिंग जो कोई भी रिंग गिवन होती है उसके पास आपके जो आइडियल अगर हम देखें तो कोई भी उसका आइडियल 1 से जनरेट ज़रूर करता है, क्योंकि ये उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। सो दैट्स वाई 1 से जनरेट हो रहा है, इट मीन्स कि हम उस रिंग की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये बात क्लियर हो गई। तो जो हमने अजम्पशन लिया था यहाँ पर कि एक और आइडियल है एस डैश जो इस एस से बड़ी है, वो क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। ये जो हमने एस डैश उठाई थी वो या तो एस होगी या फिर वो जेड होगी। इससे हमारे पास क्या प्रूफ होता है कि इस एस से बड़ी, यानी कि जो हमने एस आइडियल ली थी उससे बड़ी कोई भी आइडियल यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसका मतलब जो आपके पास एस थी वो आपकी एस इज़ अ मैक्सिमल आइडियल, वो एस आपकी कैसी थी, मैक्सिमल आइडियल थी। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज़ को कुछ प्रूव करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं कि उसका उल्टा लेके चलते हैं। हमें एस को मैक्सिमल दिखाना था तो हम उसकी जगह हमने कहा कि कोई एक और एस डैश है जो मैक्सिमल हो सकती है, ऐसा करके हमने एक एस डैश चूज़ की और लास्ट में हमने दिखाया कि हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है और जो हमारी गिवन आइडियल थी वही मैक्सिमल आइडियल है। क्लियर है? अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, कन्वर्सली या कन्वर्स पार्ट। ठीक है, कन्वर्स में हमें क्या करना है, इस बार हम s को मैक्सिमल लेके चलेंगे, लेट s बी मैक्सिमल। पिछली बार हमने क्या कहा था कि प्राइम लेके चले थे, प्राइम इंटीजर, और मैक्सिमल प्रूफ किया। इस बार हम मैक्सिमल लेके चल रहे हैं और टू प्रूफ हमारे पास क्या आ जाएगा कि p इज़ प्राइम। p को हमें इस बार क्या करना है, प्राइम प्रूफ करना है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ को कुछ प्रूव करना होता है तो हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। हमें प्रूव करना है कि p प्राइम है तो हम लेट अस सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि p प्राइम नहीं है। लेट अस सपोज p इज़ नॉट प्राइम, p क्या है आपके पास, एक प्राइम नहीं है। ठीक है, अगर p प्राइम नहीं है तो p क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा। सिंपल सी बात है। कॉम्पोजिट और प्राइम में तो आपको पता ही होगा फ़र्क, अगर नहीं पता है तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो जो भी नंबर है वो खुद। ठीक है, और कंपोजिट के अंदर उसके पास कोई और एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे 2 है, 2 के पास सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 और 2। फैक्टर का मतलब जिनकी टेबल में वो आते हैं। और जैसे अगर मैं 4 की बात करूँ तो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो 2 एक एक्स्ट्रा हो गया तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर p क्या है, प्राइम नहीं है, दैट मीन्स कि p क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा। अगर ये कॉम्पोजिट होगा तो p जो है वो दो मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। इट मीन्स कि मैं 4 को क्या लिख सकती थी, 2 इंटू 2। इसी तरीके से 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3। तो मैंने कहा कि इसमें p को अगर ये कॉम्पोजिट है तो मैं a इंटू बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पर a और b 1 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखो, अगर मेरा p जो है वो a इंटू बी में की फॉर्म में है, इट मीन्स इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर मैं p से जनरेटेड सेट लेती हूँ तो वो मेरा सबसेट होगा a जनरेटेड सेट के, यानी कि a की टेबल में a की मल्टीपल्स में ये कहीं जा रहा है। जैसे आपने क्या लिखा था, p इज इक्वल्स टू q इंटू एन लिखा था, वहाँ पर हमारे पास क्या था कि p इज़ अ जनरेटेड सेट बिलोंग टू q जनरेटेड ना, उसी तरीके का, उसी का यूज़ हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से ये समझाने के लिए था कि जैसे p इज इक्वल्स टू a इंटू बी है, तो ये जो a के मल्टीपल्स की फॉर्म में हम p को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर a से ये जनरेटेड सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और दिस इज़ अ सबसेट ऑफ एक से जनरेटेड जो रहेगा। ठीक है, एक से जनरेटेड का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिंग होती है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो या तो p a और
ये सीक्वेंस बन गई। जैसे हमारे पास पीछे सीक्वेंस बनी थी एस इज़ अ सबसेट ऑफ एस डैश इज़ अ सबसेट ऑफ जेड, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पी से जनरेटेड इज़ अ सबसेट ऑफ ए से जनरेटेड इज़ अ सबसेट ऑफ दैट रिंग। क्लियर है। इसी तरीके से ये तो ए के मल्टीपल्स की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि पी इज़ अ सबसेट ऑफ, अब ये बी के भी तो मल्टीपल की फॉर्म में ही लिखा जा रहा है, बी के भी तो टेबल में कहीं ना कहीं पी बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी से जनरेटेड इज़ अ सबसेट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू जेड। क्लियर है। अब देखिए आपके पास हमारे बात क्या हो रही है, यहाँ पर जो ये पी है ये आपका क्या है, एस है, क्योंकि पी क्या था, एस से एस इज इक्वल्स टू ही तो पी से जनरेटेड सेट हम लेके चल रहे थे। तो जो पी से जनरेटेड आइडियल है वो कौन सी है, एस इज़ अ सबसेट ऑफ, यहाँ से हमने ए ले लिया, इज़ अ सबसेट ऑफ लास्ट वन दैट इज जेड। ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था, सिंस हमने लिया था कि एस इज़ मैक्सिमल, हमने एस को क्या लिया था, मैक्सिमल लिया था। तो अगर एस मैक्सिमल है तो दो ही कंडीशंस पॉसिबल हैं, और वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि ये जो ए से जनरेटेड सेट जो बनेगा वो या तो एस के इक्वल होगा या फिर ये ए से जनरेटेड सेट जेड के इक्वल होगा। दो पॉसिबिलिटीज़ आपकी यहाँ पर आती हैं। अगर एस मैक्सिमल है तो ये दो कंडीशंस आपके पास निकल के आती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो मैं पहले ये वाला केस डिस्कस कर लेती हूँ। अगर तो ये मेरा ए से जनरेटेड सेट जो है वो जेड है, यानी कि ये 1 से जनरेटेड सेट के इक्वल आ रहा है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1। और ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि मैंने जब a इंटू बी लिया था तो यहाँ पर क्लियर किया था कि ना तो a 1 होगा ना b 1 होगा, तो ये क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर तो हमारा ए से जनरेटेड सेट इज इक्वल्स टू क्या हो, एस हो, ये थी पॉसिबिलिटी। तो एस हमारे पास क्या है, पी से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से जनरेटेड इज इक्वल्स टू पी। क्लियर है। अब वही काम करो, ये है तो पी की टेबल में कहीं ना कहीं ये टर्म आएगी, तो हमने वो मान लिया कि वो एन पे जाकर, या आप इसको ऐसे लिखोगे, बिलोंग्स टू पी जनरेटेड, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि ये जो ए एलिमेंट है वो क्या होगा, पी की टेबल में कहीं ना कहीं जाकर आएगा, और वो नंबर मैंने मान लिया एन, ये पी की टेबल में कहीं एन नंबर पे जाकर ए बनता है, ठीक है। अब देखो पी की वैल्यू पुट कर दो, पी आपके पास क्या था, ए इंटू बी था, यहाँ पर पुट करो, ए इज इक्वल्स टू पी की जगह ए बी एन आ जाएगा, ए से ए कैंसिल होकर आपके पास क्या बन जाएगा, बी एन इज इक्वल्स टू 1। ये बात बन गई, ठीक है। अब b और n दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं। क्लियर है। अब b इंटू एन 1 बन रहा है, इसका क्या मतलब निकलता है कि b भी 1 होगा और n भी 1 होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 बनेगा। क्योंकि अगर कोई भी दूसरा नंबर एक किसी को भी चेंज कर दो, ये रिजल्ट आपका नहीं आएगा। तो 1 कब आ सकता है, जब v 1 हो और n भी 1 हो, लेकिन b तो 1 हो नहीं सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि b 1 हो ही नहीं सकता, हमने लिया ही नहीं है, तो ये फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि ना तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है ना ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। तो जो हमने ये सपोज किया था कि p कॉम्पोजिट है, वो माना हुआ ही गलत है। तो एंड में हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, सो p इज प्राइम। क्लियर है। ये वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो गया, आई नो, बट कंसेप्ट समझाना ज़रूरी था। मैक्सिमल आइडियल की ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में आती है, तो अच्छे से आप आराम से इसको कर लीजिएगा। इस थ्योरम को सिर्फ आप 2 बार अच्छे से अपने हाथ से निकाल लोगे, तो उसके बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्वेश्चन ट्रिक्स।